गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में बात की थी, हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से भारतवर्ष में प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले हमने प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात की, जिसमें हमने वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था और आपकी बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात किया। नेक्स्ट हमने बात की आपकी कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, यानी जिसमें हमने मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की। थर्ड आपका आता है आधुनिक कालीन शिक्षा, यानी किस प्रकार से आधुनिक युग में या कह सकते हैं आधुनिक युग में किस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई। तो हम कह सकते हैं आधुनिक युग की अगर हम बात करते हैं तो इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम बात कर सकते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व आपकी जो भी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की गई भारतवर्ष में, और दूसरी अगर हम बात करें तो किस प्रकार से स्वतंत्रता के पश्चात भारतवर्ष में प्रारंभिक शिक्षा में क्या उसमें विकास हुई या क्या चीज़ें और ज़्यादा इंक्लूड की गई, उन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्वतंत्रता पूर्व किस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा की या कहें शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से सुनिश्चित की गई भारतवर्ष में। तो हम ये कहेंगे कि या हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में आपके किस प्रकार से भारतवर्ष में प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की गई। तो जैसा कि हमें पता है कि शिक्षा एक कह सकते हैं सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से हमारा समाज होता है उसी प्रकार से उस समाज की शिक्षा भी होती है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से समाज धीरे धीरे हमारा बदलता रहता है या उसमें रहने वाले लोगों के मूल्य या आचरण या सामाजिक जो भी स्थितियां होती हैं उनका सीधा असर हमें देखने को शिक्षा में मिलता है। तो अगर हम ब्रिटिश काल की बात करें तो हमें जैसा पता है कि 16वीं शताब्दी में आपके सबसे पहले पुर्तगाली मिशनरीज़ आए थे। तो उन्होंने धीरे धीरे मिशनरी स्कूलों की स्थापना करना शुरू की, या कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत करना शुरू की थी। फिर कह सकते हैं पुर्तगाली के बाद डच आए थे। डच के बाद हम जानते हैं कि आपके फ्रांसीसी आए थे, और फ्रांसीसी के बाद डेन मिशनरी भी आए थे जो प्रारंभिक शिक्षा की जिन्होंने शुरुआत भारत में की। लेकिन 17वीं शताब्दी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक प्रोत्साहन दिया, या कह सकते हैं कि एक कंटिन्यूड मेथड में मिशनरी स्कूल की स्थापना की, क्योंकि उनका मेन एम था कि किस तरह से ईसाई धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जा सके। और उन्होंने प्रचार का माध्यम क्या अपनाया, शिक्षा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, मिशनरी स्कूलों की स्थापना की। तो जैसा कि सबसे पहले इसीलिए अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं हम कि ईसाई मिशनरी के प्रयास। तो 17वीं शताब्दी में जब इस ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने क्या है, मिशनरी स्कूलों की स्थापना शुरू कर दी, या अलग अलग जगहों पे कह सकते हैं कि उन्होंने अलग अलग स्कूल कॉलेजेस का निर्माण कराया, जहाँ पर जो भी निर्धन वर्ग थे उन्हें निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान था। प्लस मिशनरी स्कूल्स में कह सकते थे वहाँ पर जो भी क्षेत्रीय भाषा में चीज़ें पढ़ाई जाती थी, प्लस वहाँ पर कह सकते हैं कि अंग्रेजी माध्यम और जो आपकी ईसाई धर्म था वो चीज़ें कंपलसरी थी, कि यानी जो भी बच्चा वहाँ पर पढ़ता था उसे इंग्लिश क्या है कंपलसरी थी, यानी वो कंपलसरी रूप से पढ़ाया जाता था, प्लस ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार किया जाता था। तो कह सकते हैं कि इस तरह से आपकी जो ब्रिटिश काल में शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी उसे। फिर अगर हम बात करें कि 1813 के आज्ञा पत्र, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आपका 1813 के आज्ञा पत्र आए, जिसमें कह सकते हैं कि उसमें कहा गया था कि किस प्रकार से प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जिससे क्या है जो भी भारतीय साहित्य है या आपकी अलग अलग जो भी शिक्षा व्यवस्था में जो जहाँ पर भी जो पैसे लगते हैं तो उनमें वो चीज़ें लगाई जाएंगी। तो लेकिन कह सकते हैं कि इस धनराशि का उपयोग किया जाना था। तो इसमें भी दो विचारधाराएँ थीं। एक विचारधारा आपकी कह सकते हैं कि आपके पाश्चात्यवादी विचारधारा थी, जिसे आप कह सकते हैं कि यूरोपीय सभ्यता, कि वे लोग कहते थे कि मतलब किस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं यानी जो भी शिक्षा व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए उसका माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए या इंग्लिश सबको पढ़ाई जानी चाहिए। तो किस तरह से वे चाहते थे कि जो भी आपकी ज्ञान है या संस्कृति है या सभ्यता का जो भी प्रचार किया जाना चाहिए शिक्षा के माध्यम से, उसका माध्यम इंग्लिश होना चाहिए।
तो दूसरी आपकी जो विचारधारा थी उसे हम प्राच्यवादी विचारधारा कह सकते हैं, या आपकी भारतीय विचारधारा थी। भारतीय विचारधारा के अनुसार ये था कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएं या जो भारतीय साहित्य है उसे उसकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से 1813 में जो भी आज्ञा पत्र आया था, जिसमें ये कहा गया था कि प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया जाएगा, तो उसमें ये दो विचारधाराएं खड़ी हुई कि जो भी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो किस प्रकार से होना चाहिए। यानी पाश्चात्यवादी लोग अलग धारणा थी उनकी और प्राच्यवादी लोगों की अलग धारणा थी। तो कह सकते हैं कि जो भी लोग थे आपके अलग अलग पाश्चात्यवादी या प्राच्यवादी, उनकी अलग अलग विचारधाराएं थीं, प्लस उनकी धाराओं में अपने अपने उनके कह सकते हैं कि विवाद थे वो, और वे लोग अपने अपने तर्क भी देते थे। जैसे प्राच्यवादी कहते थे कि जो भी अगर शिक्षा हम दे रहे हैं या भारतीय संस्कृति है, वो दर्शन है, धर्म है, या जो भी चीज़ें हैं, ग्रंथ हैं, अगर उन चीज़ों को हम पढ़ाएंगे तो वे ज़्यादा सुरक्षित होंगी और उसका कोई भी विरोध नहीं करेगा या उसमें किसी प्रकार का खतरा भी नहीं होगा। लेकिन पाश्चात्यवादी कहते थे कि अगर जो भी चीज़ें लोगों को पढ़ाई जा रही हैं या बच्चे जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो कह सकते हैं कि उनसे एक नए वर्ग का निर्माण होगा। यानी जो भी लोग इंग्लिश जानेंगे, उसे पढ़ना लिखना सीखेंगे, तो उनके अनुसार वे लोग क्या हैं, उनका एक अलग वर्ग होगा। और किस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसे लोग क्या हैं, मन से अंग्रेज़ होंगे और तन से भारतीय होंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ऐसे वर्ग का निर्माण करेंगे जिससे क्या है, साम्राज्य का भी विकास होगा। यानी पाश्चात्यवादी का मेन एम क्या था कि किस प्रकार से इंग्लिश को ज़्यादा मोटिवेट किया जाए या जो भी शिक्षा दी जाती है वो इंग्लिश में दी जाए, जिससे क्या है, एक नए वर्ग की स्थापना होगी जो उन चीज़ों को जानने वाला होगा। तो तन से तो वो कह सकते हैं भारतीय कहलाएंगे, लेकिन मन से क्या होंगे, वे अंग्रेज कहलाएंगे और इससे ज़्यादा और ज़्यादा साम्राज्य का विकास होता रहेगा। तो इन दो विचारधाराएं आईं। फिर अगर हम बात करें 1833 का आज्ञा पत्र, यानी जैसे हमने पहला 1813 की बात की, तो उसमें प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाता था शिक्षा के लिए। लेकिन उसमें भी क्या थी, 2 प्रकार की विचारधाराएं थी जो अपने तरीके से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत या किस माध्यम से वो होनी चाहिए, उन्होंने अपने अपने व्यूज़ रखे। अगर 1833 के आज्ञा पत्र की बात करें तो कह सकते हैं कि इसमें जो शिक्षा का अनुदान 1813 में आपके 1 लाख रुपए था, तो यहाँ पर अनुदान को 10 लाख रुपए किया गया। और कह सकते हैं कि यहाँ पर ये भी बात इस रिपोर्ट में कही गई, या कह सकते हैं एक चार्टर्ड एक्ट था ये, तो इसमें यह भी बात कही गई कि आपका कोई भी सम्राट या कोई भी राजा या भारतीय कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको उसके वर्ग के आधार पर, धर्म या जाति के आधार पर किसी हाई पोस्ट पर उसे अपॉइंट करने से रोका नहीं जाएगा। ये बात आपके इस आज्ञा पत्र में कही गई। प्लस क्या है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानूनी सदस्य को बढ़ाया गया। यानी जो वहाँ पर एक कानूनी सदस्यों की एक कमिटी थी, उसमें एक और सदस्य को बढ़ाया गया जो आपके लॉर्ड मैकाले थे। वे पहले आपके कानूनी सदस्य शामिल हुए जनरल ऑफ काउंसिल की एक कमिटी में। तो कह सकते हैं कि जो आपके लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने भी, वे भी क्योंकि आपके पाश्चात्यवादी थे, तो उन्होंने भी पाश्चात्यवादी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। यानी इंग्लिश मीडियम जो भी चीज़ें थी या अंग्रेज़ी को और ज़्यादा उन्होंने उसके इम्प्रूवमेंट के लिए बात कही। और इससे क्या हुआ, जो भी पहले 1813 में पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी जो भी विचारधाराएं थी, वे और ज़्यादा इस 1833 में और ज़्यादा विकसित हुई। कि किस प्रकार से कह सकते हैं कि उनका मकसद क्या था कि इस प्रकार के नागरिकों का निर्माण करना, यानी जैसे कि जिन नागरिकों को इंग्लिश आती हो तो एक नया वर्ग बन जाए या उनसे एक नए वर्ग का निर्माण हो जाए, जिससे क्या है, रक्त तथा वर्ण में भारतीय हों। यानी रक्त और वर्ण में तो वो भारतीय हों, लेकिन उनमें नैतिकता और मानसिक रूप से वे क्या हों, अंग्रेज हों। यानी लॉर्ड मैकाले ने भी पाश्चात्यवादी चीज़ों को ही अपनाया और वे चाहते थे कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए भारत में, वे अंग्रेजी में दी जाए। तो क्या है, वो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हों, लेकिन मानसिकता उनकी किस प्रकार से हो, अंग्रेजों की तरह हो। और अगर हम देखें तो लॉर्ड मैकाले ने आपके एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था जिसे कहते हैं निस्यंदन सिद्धांत। तो उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से
छन कर पहुँच, बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदल कर सूखे क्षेत्रों का सिंचन करे। यानी उनका क्या कथन था कि सबसे पहले जो आपके ऐसे वर्ग का निर्माण हो जो क्या है, अंग्रेजी जानते हो, जैसे बात की रक्त और वर्ण से तो वो क्या हो, भारतीय हो, लेकिन उनकी मानसिकता और उनकी विचारधारा के अनुसार वे अंग्रेज हो। तो अगर ऐसे वर्ग का निर्माण होगा तो धीरे धीरे क्या है, ऐसे वर्ग से जो भी चीज़ें हैं वो निम्न वर्ग की ओर जाएंगी, और निम्न वर्ग की ओर जब वो चीज़ें जाएंगी तो धीरे धीरे क्या है, उन चीज़ों में और ज़्यादा एक्सपेंशन आएगा तो और ज़्यादा लोग भी क्या होंगे, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे। और जो ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे वे भी क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो लॉर्ड मैकाले का यही सिद्धांत आपका निस्यंदन का सिद्धांत कहलाता है। प्लस लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था कि जो भी संस्कृत, मतलब उन्होंने कहा था साहित्य शब्द का अर्थ अंग्रेजी साहित्य से है, यानी मतलब उनकी जो भी लिटरेचर हैं उनसे मतलब है। यानी उन्होंने कहा कि साहित्य का मतलब संस्कृत, अरबी या फारसी से बिल्कुल भी नहीं है। यानी जो भी लिटरेचर है या जो भी साहित्य है, वे चाहते थे कि जो भी बच्चे पढ़ें या जिसके बारे में नॉलेज दी जाए तो वो अंग्रेजी लिटरेचर होना चाहिए, ना कि आपका संस्कृत, अरबी या फारसी में। प्लस कह सकते हैं कि उन्होंने कहा देशी भाषाएं शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयुक्त नहीं हैं। यानी जो भी क्षेत्रीय भाषाएं थीं, उन्होंने कहा उसके द्वारा शिक्षा को देना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी प्रचलित भारत में जो भी देसी भाषाएं हैं, साहित्य हैं या वैज्ञानिक चीज़ें हैं, वे पूर्ण रूप से अच्छी नहीं हैं। उन्होंने कहा था वे एक प्रकार की गंवारू हैं, यानी कह सकते हैं गंवारू हैं या वे अविकसित हैं, पूर्ण रूप से वे चीज़ें विकसित नहीं हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा था कि भारतीय साहित्य या वहाँ की संस्कृति ना पढ़ाकर अंग्रेजी जो भी लिटरेचर है या जो भी पोइट्री है या जो भी नॉवेल्स हैं, उन चीज़ों के बारे में बताया जाए, क्योंकि वो पूर्ण विकसित हैं और यहाँ की चीज़ें उतनी पूर्ण विकसित नहीं हैं। प्लस कह सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा कि जो भी यूरोपीय जो भी साहित्य था उसका, या कह सकते हैं यूरोपीय साहित्य या वहाँ का धर्म था, ईसाई धर्म जैसे हम जानते हैं, तो उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार कराया। और उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षा देनी है इसी रूप में दी जानी चाहिए। प्लस उन्होंने कहा कि भविष्य में जो भी प्राच्य संबंधी या भारतीय साहित्य है, संस्कृति है, उससे संबंधित कोई भी साहित्य क्या है, उसका प्रकाशन या उसका मुद्रण नहीं होगा बेसिकली। तो लॉर्ड मैकाले ने, क्योंकि लॉर्ड मैकाले पूर्ण रूप से आपके पाश्चात्यवादी थे, तो वे भी चाहते थे कि किस प्रकार से जो भी वर्ग हो वो अंग्रेजी हो, यानी उसका क्या है, रक्त और वर्ण से कह सकते हैं वो एक अंग्रेज की भांति हो, कह सकते हैं सॉरी, कि वो भारतीय हो, और कह सकते हैं उनकी मानसिकता या विचारधारा, सोचने का नज़रिया उनका आपके अंग्रेज़ों के माध्यम से हो। तो उन्होंने इन सारे पॉइंट्स के बारे में बताया, क्योंकि वे गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य के रूप में अपॉइंट किए गए थे, तो उन्होंने भी प्रारंभिक शिक्षा के विषय में ये सारी बातें कहीं। तो आज हमने बात की कि किस प्रकार से स्वतंत्र भारत में, या हम कहें कि स्वतंत्रता के पूर्व आपके ब्रिटिश काल में किस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत हुई। सबसे पहले आपके मिशनरियों का प्रयास है, जिसमें आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने मिशनरी स्कूलों की स्थापना करना शुरू की। फिर उसके बाद हमने पढ़ा 1813 का आज्ञा पत्र, जिसमें हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से दो प्रकार की विचारधाराओं ने जन्म लिया जो अपने अपने साहित्य को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही थी। नेक्स्ट हमने बात की आपके 1833 का आज्ञा पत्र, जिसमें आपके लॉर्ड मैकाले एज अ गवर्नर जनरल कमेटी के एक मेंबर बनाए गए और उन्होंने किस प्रकार से चीज़ें रखी और वे किस प्रकार से चाहते थे कि प्रारंभिक जो भी शिक्षा का रूप होना चाहिए वे किस रूप से होना चाहिए। थैंक यू क्लास।